जो विषय है ये अफर्मेटिव है, मतलब ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये मतलब स्वीकृति में है कि मूल्यवासियों का दो दुश्मन पूंजीवाद और ब्रह्मवाद। जब तक जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव टू केवल किताब में लिखते हैं कि देश में जब तक राजतंत्र रहा तो ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय नेक्सस रहा, गठजोड़ रहा। और जैसे ही राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आया, लोकतंत्र सिस्टम आई, तो ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से गठजोड़ तोड़ करके वैश्यों से गठजोड़ बनाए, मतलब ब्राह्मण वैश्य गठजोड़। और ये मिस्टर गांधी से शुरू होता है और उसका उपयोग इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड उसमें उपयोग गांधी का और पूंजीपतियों का किया जाता है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अब देखेंगे कि जब 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू होती है और जब उनको लगता है कि मंडल का जो जो लागू होना ये मात्र सर्विसेज में रिजर्वेशन का इशू नहीं है, ये तो छोटा इशू है। जो बड़ा इशू है वो है एक वर्ग का निर्माण करना, एक क्लास फॉर्म कर रहा है मंडल मूवमेंट। यानी इस देश में दो ही ग्रुप होगा, रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी। क्योंकि रिजर्व कैटेगरी की जनसंख्या 85 से 90% बन जाती है। अगर इसका सोशियो पॉलिटिकल पोलराइजेशन अगर होता है, इस देश की पावर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी उनकी और इस देश में मूल्यवासियों का इंडिपेंडेंट पावर निर्माण होगा। इससे खतरे को भांपते हुए उन्होंने बहुत फास्टली जो है निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उनकी समस्या ये है कि उनके पास वोट नहीं है। हमारे पास वोट है 90% है, उनका वोट 10% है। डेमोक्रेसी में 10% पीएम सीएम नहीं बना सकता, 90% को बनना है। तो उनको लगा कि एक मतलब कि इनको फिजिकली मतलब डरा करके ताकत से हम इनका वोट नहीं ले सकते हैं, तो इनके वोट को परचेज करो, नोट दो और वोट लो। तो उनके पास एक आवारा पूंजी होना चाहिए, ह्यूज मनी होना चाहिए। तो जो ह्यूज मनी है जिसको आवारा पूंजी कहते हैं वो कैसे होगा, तो उन्होंने प्रक्रिया अपनाया एलपीजी का, निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण का अपनाया। और जब से ये निजीकरण का दौर आया है नरसिंह राव के काल से, मनमोहन सिंह के दिमाग से निकला था, तो तब से जो है ये संपत्तियों का जो सरकारी संपत्तियां है, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती हो, चाहे सर्विसेज हो, इसको धीरे धीरे अपने साइड में कंसंट्रेट कर रहा है, अपने से साइड जमा कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, जिससे एक भारी तफावत, काफी दूरियां बन रही है। मतलब हैव्स और हैव नॉट्स बन रहे हैं, जिनके पास है जिनके पास बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे कि अल्टीमेटली ब्राह्मणवाद का ऑफशूट है पूंजीवाद। पूंजीवाद का इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस इंडिया में नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण अपने 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 सिस्टम को बनाए रखने के लिए, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक जमाने में ब्राह्मण क्षत्रिय से गठजोड़ करता है, क्षत्रिय को तलवार भाजने के लिए उसको फ्री छोड़ता है। आज वो बनियों को, वैश्य जाति को फ्री छोड़ रहा है कि संपत्ति लूटो और हमको वोट दो और हमको सत्ता में लाना है और हम व्यवस्था बनाए रखें। इस बैकग्राउंड में ये जो सब्जेक्ट है ये है इम्पोर्टेंट है।
आप देखेंगे कि दुनिया में तीन तरह के शोषण का या गैरबराबरी का टूल्स रहा है। जैसे आप देखेंगे कि नस्लवाद, रेसलिज्म, कैपिटलिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो रेसलिज्म में कलर आता है, रंग। ब्राह्मणिज्म में कास्ट आता है, और कैपिटलिज्म में कैस आता है। तो कलर, कैश एंड कास्ट। तो ये जो दुनिया में आप देखेंगे कि जो कलर है तो व्हाइट एंड ब्लैक है। तो वहां पे दोस्त और दुश्मन की पहचान आसानी से आती है। कैस है, चर्बी वाला और हड्डी वाला, खाते खाते हैं और बिना खाए लोग हैं। तो वहां भी दुश्मन की पहचान आसानी से हो जाती है। लेकिन भारत में क्योंकि कास्ट जो है ये दिखता नहीं है, ये एक नोशंस है और साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है। ये एक अभौतिक चीज है। तो ये एक भावना है, स्पिरिट है। क्योंकि दुनिया में दो तरह की व्यवस्था रही है, या तो समतावादी या विषमतावादी। तो अब देखेंगे कि प्राइमरी फेज में मतलब मानव के विकास की अगर आप प्रक्रिया देखेंगे तो जो ट्राइबल जो जो फेज रहा है उसमें उसमें शोषण नहीं रहा, वो समता रही है, कम्यून सिस्टम रही है। सब कमाओ सब खाओ, सभी कमाओ सभी खाओ। आज भी ट्राइबल सिस्टम में वही है, वहां कोई गवर्नमेंट बहुत नहीं है, नहीं के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे मतलब ये विकासवाद की प्रक्रिया आई तो फिर एक गैर बराबरी के सिस्टम डेवलप हुई, और गैर बराबरी के साथ साथ बराबरी की भी लड़ाई चलती रही। जैसे मान लीजिए कि धर्म के आधार पर इस्लामवाद आया, चाहे ईसाईवाद आया। उसने कहा कि भाई हम एक ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हम एक हैं, हम एक 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 पिता के संतान हैं, तो हम बराबर हैं। भारत में बाबा साहब बोलते हैं कि यहाँ पे उससे बढ़कर एक तत्व था कि हम एक ही तत्व के बने हैं, इसलिए हम एक हैं। बाद हुआ कि भाई ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, ह्यूमन राइट्स आया, राइट ऑफ मैन आया कंसेप्ट। तो उस हिसाब से मतलब समानता प्रस्थापित करने की बात आई। तो आप ये देखेंगे कि भारत में और दुनिया के पैमाने पर मतलब कि जो गैर बराबरी है भारत की तुलना में वहाँ कम है। विजिबल होने की वजह से वहाँ क्रांति हो जाती है, वहाँ वहाँ विद्रोह हो जाता है। लेकिन भारत की समस्या है कि दुश्मन की पहचान कराना पड़ता है। वहां पहचान इजली हो जाती है, यहाँ पहचान कराना पड़ता है। अब देखेंगे कि जो कास्ट से विक्टिम लोग हैं, जो जाति से पीड़ित लोग हैं, और जाति का जो बेनिफिशियरी के लोग हैं, तो जो बेनिफिशियरी जो लोग हैं जिसको द्विज बोलते हैं, मूलतः द्विज, दो बार जन्म लेने वाला। सवर्ण जो टर्मोलॉजी है, सवर्ण, इसको बाबा साहब ने डिफाइन किया है कि जो चार वर्ण के साथ है, जो चातुर्वर्ण के अंदर है वो सवर्ण है। एक अवर्ण है जो चार वर्ण के बाहर है। देखिए एक और नाम खींचा उन्होंने, एक द्विज है, एक अद्विज है। तो जो 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 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज है, और बाकी जो ओबीसी और एससी एसटी शूद्र और शूद्र ये अद्विज है। तो मूल जो लाइन है वो है द्विज और अद्विज का। तो कोई शक नहीं है कि ब्राह्मणवाद के छत्र छाया में पूंजीवाद का बढ़ावा मिल रहा है, और पूंजीवाद पूंजीपतियों की आवारा पूंजी एक्लुमुलेट हो रही है, ताकि हमारी वोट को हमारे पास वोट होने के बाद भी सत्ता उनकी बना रहे। इसलिए उनकी वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। सबसे जो बड़ी जो गैप रही है अभी कि 90% बैकवर्ड क्लास के जो भी नेता निकले मंडल और बहुजन मूवमेंट से, तो उन्होंने कभी राष्ट्रीय राजनीति या संपूर्ण भारत पर राज करने का सोचा ही नहीं। यानी
आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट और एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं केंद्रीय मंत्री बने, केंद्र में गए, लेकिन वो राज्य के लिए गए। कभी केंद्र या दिल्ली के माध्यम से देश की कमान अपने हाथ में लेने के लिए उनको कभी दिमाग में आया ही नहीं। और वो दौर भी था, वो दौर था, उनको लगा कि मतलब क्योंकि कास्ट जो होता है ना, कास्ट जो होता है, कास्ट की जो जो मैकेनिज्म है वो ये है कि कास्ट की संख्या कम होती है। जब संख्या कम होती है तो ताकत कम होती है। जब ताकत कम होती है तो लक्ष्य छोटा होता है और समर्पण होता है, संघर्ष नहीं होता। तो जो पार्टी वर्गीय बनना था वो कास्ट बेस बन गई। तो ये हमारे साइड की कमी रही कि हम में से किसी ने भी केंद्रीय राजनीति करने की, मतलब देश की पूरी सत्ता लेने की सोचा ही नहीं। बस गांव से पटना आए, गांव से लखनऊ आए, रांची आए, संतोषम परम सुखम में रह गए। तो आज कि हमारे साइड में ये अगर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए पीपीआईडी बनाया गया। दूसरी जो साइड है कि दुश्मन कितना भी क्यों न ताकतवर हो, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है उनकी संख्या का ना होना। दूसरी समस्या उनकी है गिल्टी कॉन्शियस, अपराध बोध। वो कभी भी डायरेक्ट 90% से नहीं लड़ सकता और इसीलिए वो अलग अलग स्टेज पर काम कर रहा है। एक तरफ खरीद भी रहा है, एक तरफ मिला भी रहा है, एक तरफ डिवाइड भी कर रहा है और एक तरफ बहुजनों को लड़ा भी रहा है। वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता हमसे भाई। तो अगर अगर ये मूल्यवादी संकल्पना के साथ और पूरे दिल और दिमाग के साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझते हुए, समझाते हुए अगर हम थोड़ी गति तेज कर दे, मध्यम भी गति से अगर चले, तो ये देश में और दुनिया में ये सिद्धांत रहा है कि लड़ाई में नायक की जीत होती है, खलनायक की नहीं होती। क्योंकि नायक की लड़ाई सत्य और निष्ठा पर होती है, सत्य और प्रमाण के साथ होती है, और नायक जो है वो झूठ और फरेब पर होती है। दुनिया में सत्य जीता है, असत्य नहीं जीता है। इसलिए उनके पास सब कुछ होने के बाद भी संख्या नहीं है, उनके समर्थन में संविधान नहीं है और उनके पास नैतिक बल नहीं है। और क्योंकि हम जो मूल्यवासी ने लाया है संकल्पना, उनको ये धरती खिसक गई है, क्योंकि देश में वही राज करेगा जिसका देश है। इसलिए कितनी भी क्यों न ताकतवर रहे और उसका हारना तय है। और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर काम जारी है। जिस अनुपात में हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम अपने गति से एक बार तेज करें और जो हमारे मदर संगठन है, जो उनके विंग्स हैं, उनमें प्रॉपर कोऑपरेशन अगर बना रहे हैं तो फिर हम दिल्ली कुछ कर सकते हैं और दुश्मनों को पॉलिटिकली हम हरा सकते हैं। उनके पास पैसा होने के बाद भी वो हारेंगे, क्योंकि बहुत सारे चुनाव में देखेंगे आपकी जिनके पैसा रहता है चुनाव हार जाता है, और जिनके पास पहचान है, नैतिकता है, व्यवहार है, वो चुनाव जीत जाता है। इसलिए दुश्मन का हार तय है, पक्ष का हार है। कितना भी षड्यंत्र करेगा, जितना ज्यादा षड्यंत्र करेगा बुरी तरह से वो मार खाएगा। जी कम करेगा षड्यंत्र, कम मार खाएगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा मार खाएगा। तो इसे मेंटी के माध्यम से उनको हम थ्रेड भी करना चाहते हैं कि भैया ज्यादा बदमाशी मत करो, क्योंकि तुम्हारी हार होना तय है। तुम गांधी भी हारा है बाबा साहब के सामने, फूले के सामने सरस्वती ने हारा है, हर महापुरुष के सामने तुम हारे हो। अब आगे पक्का हारोगे और संपूर्ण तरीके से हारोगे और हमेशा हमेशा अकेले तुम हारोगे। तो ये पूरे कमांड के साथ हम मैदान में है। बस जो हमारा संगठन है उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई डिवाइडेशन ना हो,
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अगर बांटते रहे तो हम जीत हासिल करेंगे और उनकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला उसमें। हम उनको कुछ नहीं कर पाएगा हमारे साथ। नहीं देखिए, एक तो ये संदेश हमेशा रहता है कि एक दौर था कि हमारे लोगों ने रिजर्वेशन जो सर्विसेज में है, एजुकेशन में है, खाद्य सर्विसेज में, तो अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया। मतलब सर्विस सर्विस मतलब का सर्वेंट बनाया। आज के दौर है कि अगर आपके घर में बेटा बेटी अगर है तो एक बेटा कोर्ट में, एक बेटा बेटी वोट में। ये कोर्ट और वोट से अब जाने की सख्त जरूरत है। दूसरी हमारा ये कहना है कि जो संसाधन आपके पास है उसको शादी और श्राद्ध में मत लगाओ। शादी, श्राद्ध, बर्थडे, शादी की सालगिरह, इसमें पैसा कम लगाओ और सत्ता में पैसा इन्वेस्ट करो, निवेश करो। क्योंकि जो कुछ भी आपके पास पैसा आया हुआ है वो राजनीति से आएगा। अगर डॉक्टर अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर पॉलिटिक्स नहीं किए होते तो आपको अवसर नहीं मिला होता। तो राजनीति से पैसा आया है और राजनीति से ही पैसा खत्म हो रहा है, तो आने वाला पैसा भी आपके पास पॉलिटिक्स से ही बचेगा। इसलिए पॉलिटिक्स एक बड़ा बैंक और अपना बैंक है, इसमें पैसा लगाओ, नहीं तो जो पैसा आपके पास है वो खत्म हो जाएगा। और तीसरा ये है कि किसी भी हाल में हम संघ से अलग नहीं होंगे। हम जीवन पर्यंत संघ के साथ रहेंगे। हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सहमति असहमति रहेगी, लेकिन हम संघ के अंदर रहेंगे, बाउंड्री के अंदर रहेंगे और संघ के जो डिसीजन है, जो रूल है, उसको हम फॉलो करते रहें। संघ के द्वारा हम सत्ता लेंगे, संघ के द्वारा हम क्रांति करेंगे। तो संघ सुप्रीमो है, संघ के डिसीजन को हमेशा मानने के लिए हम तैयार रहे। कोई टूटे नहीं, संघ को छोड़े नहीं। तो संघ को माने, सत्ता में पैसा इन्वेस्ट करें और अपना बेटा बेटी को कोर्ट और वोट के लिए तैयार करें। अब आगे साहब इस पर पूरा हो गया। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।